गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 16 अप्रैल है तो हम देखेंगे हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, ताकि आप लोग यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएस जैसे हिंदी स्टेट पीसीएस देते हैं तो उससे संबंधित न्यूज़ को, उससे संबंधित टॉपिक को कवर किया जा सके। यह हमारा 246वां क्लास है, 246वां एपिसोड है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ देखेंगे आज का संपादकीय क्या है और जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से संबंधित न्यूज़ को अगर देखना हो, लगातार देखना हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग डेली एमसीक्यू भी करा रहे हैं आप लोगों को। आज से एक नया प्रयास किया गया आप लोग के लिए। न्यूज़पेपर एनालिसिस में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो यूपीएससी हो, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, तो आप लोगों को न्यूज़ के साथ ही उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाई जा रही है वो एग्ज़ाम ओरिएंट टॉपिक है, एग्ज़ाम ओरिएंट है। PYQ में लगातार उससे टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे इस पैकेज से जुड़ने के लिए आप लोग 599 पर पेड कर सकते हैं। इसका वीडियो फ्री होता है यूट्यूब पर इसके PDF प्राप्त करने के लिए जो की पॉइंट है PDF प्राप्त करने के लिए और मेन आंसर राइटिंग में भाग लेने के लिए जो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो मेन आंसर राइटिंग होता है उसमें भाग लेने के लिए आप केवल 1 साल के लिए 599 रुपये हमें पेड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आज का न्यूज़ क्या है, टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इस बार भी बेहतर रहेगा मानसून। तो अल नीनो और लालिनो का प्रभाव क्या है, देखेंगे इसके घटनाक्रम को, इससे संबंधित कुछ PYQ आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। बीते वर्ष में चुनौतियों का बावजूद रिकॉर्ड ऊंचाई निर्यात किया जाएगा, तो इससे संबंधित न्यूज़ को हम लोग देखेंगे, एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सब्जियों और आलू प्याज के मूल्य वृद्धि में थोक महंगाई बढ़ेगी, तो थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, WPI और CPI में अंतर क्या होता है, भारांश क्या होता है, इसके सभी एस्पेक्ट को देखेंगे और इससे हम कुछ PYQ करेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर नाम से पहचाना जाना पहचान के अधिकार का मूल अधिकार है, तो यह एक कॉन्सेप्ट फिर से आपको दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। कल भी मैंने एक टॉपिक पर चर्चा किया था, कुछ दिन पहले भी आपको आर्टिकल 21 में कुछ शब्दांश जोड़े जा रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर T20 दूसरा सर्वाधिक रन बना है कल, तो हम इस पर देखेंगे। और आज का संपादकीय हम देखेंगे, भारत गरीब देश बना रह सकता है, जो पूर्व RBI गवर्नर D सुब्बाराव जी के द्वारा ये बातें की जा रही है, उसके एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर बात है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमें, और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इस बार कोड को स्कैन करके अपने गूगल स्कैनर से, और डाउनलोड कर लीजिए युक्ति, ताकि चीज़ें आपको उपलब्ध आसानी से हो सके। या वेबसाइट हमारा विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in पर, सारी सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल से MCQ प्रारंभ हो जाएगा, कमलेश्वर कार्य से अपने वापस आ चुके हैं। तो चलिए हम बात करेंगे। फिर लाइक से सब्सक्राइब के साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन के साथ आपको दबाना है, ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आगे बढ़ें तो देखिए, पहले न्यूज़ पर हम लोग आएंगे। इस बार भी सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून। तो देखिए कुछ बातें की गई, पेपर की पहली बातों को समझ लें, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए मौसम विभाग जो उनके प्रमुख जो हैं मृत्युंजय महापात्रा, उन्होंने कल बात की है पत्रकारों से, और क्या बोला, पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तक 1 जून से 30 सितंबर के बीच दीर्घावधि औसत 87 सेंटीमीटर की 106% वर्षा होने की संभावना, अर्थात जो 100% अनुमान है उससे 6% आपको अधिक वर्षा होगी। ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है, 87 सेंटीमीटर आपको की वर्षा हो सकती है। ध्यान रखिएगा, हम इसके बाद बात करेंगे। विभाग के पूर्वानुमान में अल नीनो, लालिनो, हिंद महासागर, दो ध्रुवीय स्थितियाँ, उत्तरी गोलार्ध के बर्फीले जो आवरण संबंधी स्थितियाँ प्रभाव पर विचार करता है। यह सभी स्थितियाँ इस बार भारत में अच्छे मानसून के अनुकूल है। अभी हाल ही में मैंने आपको लालिना, अल नीनो के बारे में बताया था कुछ ही महीने पहले, क्या प्रभाव भारत के जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु पर पड़ता है, मानसून पर कैसे वो प्रभाव छोड़ता है। तो इन्होंने बोला है कि उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत। तो कुछ मैप हम देख लेते हैं। मैप को देखने के लिए समझिएगा, प्रश्न यहाँ पर है कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो देश के ज़्यादातर हिस्सों में तो उत्तर पश्चिम कौन होगा, आपको यह पूर्व है,
या पश्चिम है, या उत्तर है या दक्षिण है। तो प्रश्न पूछ रहा है, बोला जा रहा है उत्तर पश्चिम। तो यह क्षेत्र का रीजन का जो आपको हमारा राज्य है उसको पूर्व और पूर्वोत्तर, पूर्व के कुछ राज्य अर्थात इस क्षेत्र के कुछ राज्य, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से अर्थात कुछ हिस्सों की बात हो रही, सभी जिलों की बात नहीं हो रही। इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में क्या होगा, उसको छोड़ दिया जाए तो समान से ज़्यादातर अर्थात इन सारे रीजन में अच्छी बारिश होने की संभावना की गई। जिसमें आपको मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, इसके क्षेत्र में थोड़ा सा दूसरा कलर में ले लूँ, चलिए मध्य प्रदेश की बात हो रही तो मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर है। तो इस क्षेत्र में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बारिश अच्छी होगी, महाराष्ट्र में बारिश अच्छी होगी, उड़ीसा में अच्छी बारिश होगी, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ आपको उत्तर प्रदेश, यहाँ भी बारिश सही होगी, बंगाल में भी बारिश सही होगी। कहने का अर्थ यह है कि इन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए जो चर्चा की गई उसके कुछ हिस्सों को, तो बाकी शेष भारत में अच्छा बारिश होगी, यह बात की जा रही है। तो बारिश अच्छी होगी तो उत्पादन बेहतर होगा, ये बातें हो रही हैं। उत्पादन बेहतर होगा तो लोगों के पास आय अधिक आएगी, यही सब कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है ना। उत्पादन अधिक होगा तो किसानों के पास आय अधिक होगी, आय अधिक होगी तो निवेश होगा, निवेश के अन्य कहाँ कहाँ हो सकते हैं, खाद में होंगे या तो फिर अपने एसेट निर्माण में कुछ भी वो कर सकते हैं। फिर जैसे ये मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट क्या करेगी, बूस्ट करेगी। तो यह क्या होता है, कृषि उत्पादित जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से बूस्ट करेगा, आपके इकोसिस्टम को इकोनॉमिकल बूस्ट करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो 50 वर्ष के औसत 87 सेंटीमीटर की 96 से 104% वर्षा समान माना जाता है। आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि समान वर्षा किसे बोला जाता है, तो समान वर्षा बोला जाता है 96 से लेकर 104% वर्षा को। 96 से लेकर 104% वर्षा अगर होती है, जिसमें आपको 87 सेंटीमीटर का बारिश हो तो उसे क्या कहेंगे, आपको समान वर्षा कहेंगे। अगर दीर्घावधि में हम बात करें तो दीर्घावधि 90% कम वर्षा को कम माना जाता है। दीर्घ अवधि में अगर 90% से कम वर्षा हो रहा है तो उसे कम बोलेंगे। 90 से 95% समान से कम, 105 से 110% समान वर्षा को अधिक वर्षा माना जाता है। 105 से 110% होता है तो क्या होगा, वो अधिक वर्षा माना जाएगा। तो ये वर्गीकरण आप लोग कर लीजिएगा, एक नोट बना लीजिएगा ताकि आपको काम देगा। आने वाले समय में देखिए यहाँ बताया गया 1951 से लेकर 2023 की अवधि में आंकड़े बताते हैं कि अल नीनो की बाद बनी ला नीना की सभी 9 स्थितियों में भारत में मानसून जो है, मानसूनी ये 9 स्थितियां बात हो रही थी ना, समान से अधिक वर्षा हुई है। यह कब से 51 से 23 के आंकड़े बता रहे हैं कि जब अल नीनो आता है उसके बाद ला नीनो का प्रभाव छोड़ता है। उसकी स्थितियाँ 9 स्थितियाँ हैं जो यहाँ पर चर्चा की गई। उन स्थितियों में अगर भारत के क्षेत्र को देखा जाए तो उस दौरान मानसून क्या होता है, समान से अधिक वर्षा होता है। तो ला नीना वाले 22 में से 20 वर्षों में देश में समान से अधिक वर्षा या समान वर्षा हुई। अगर देश में 22 बार और 20 बार 22 वर्षों में 20 वर्ष जो 22 वर्ष लगातार हम देख रहे हैं ला नीना का प्रभाव, अगर तो ध्यान रखिएगा उसमें से 20 वर्ष में अच्छी बारिश हुई। केवल 2 बार ऐसा स्थिति आया है कि 2 वर्ष ऐसी स्थिति आई जहां पर ला नीना के रहते हुए स्थितियां बेहतर होते हुए भी समान से अधिक वर्षा नहीं हुई। तो ये आंकड़े हैं, तो इसे देखने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ बातें और भी की गई, जैसे प्रशांत महासागर 36 जो सतही जल में गर्म होने अल नीनो की स्थिति कहते हैं, और जब भारत में कमज़ोर मानसून हवाओं और शुष्क स्थितियां से जुड़ी होती है। ला नीना स्थिति अल नीनो के विपरीत होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने पिछले क्लास में आप लोग बताया, अगर अल नीनो का जो स्थिति होगी ला नीनो में वो स्थिति विपरीत देखने को मिलेगी, और ला नीनो में जो स्थिति होगी उसकी विपरीत स्थिति अल नीनो में देखने को मिलेगी। तो समान तौर पर क्या होता है, यह देश में समान से अधिक वर्षा का प्रमुख कारक माना जाता है। कौन सा, ला नीनो। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा समान से अधिक वर्षा किस में होती है, ला नीनो में भारत में होगी। अब कुछ बात हम पीटी फैक्ट बात कर ले तो यहाँ पर देखिए कुछ भारत का मैप है, तो भारत से कुछ प्रश्न आपको पीटी में पूछे जाते हैं। मुख्य भूमि से प्रश्न पूछे जा सकते, इसके क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते, सीमा से प्रश्न पूछे जा सकते, जैसे कि लद्दाख से कौन कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक देशों से जुड़ा हुआ है, यानी किस देश से सबसे ज़्यादा राज्य जुड़े हुए, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब सारे पीटी फैक्ट आप बना सकते हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है बस। जैसे
आपको उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, मुख्य भूमि 8 डिग्री से 4 डिग्री मिनट तथा 37 डिग्री से 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की बात हो रही है। अगर हम बात करें इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करें। 0 डिग्री यह विषुवत रेखा है। अगर हम बात करें 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री आपको यहाँ तक आपको क्या है, उत्तरी अक्षांश में। यह आपको पता होगा, यह उत्तरी अक्षांश है और यह दक्षिणी अक्षांश है। तो उत्तरी अक्षांश में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री आपको पूर्वी देशांतर में। तो देशांतर इसका कितना होगा, पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर हुआ, पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर होता है ना ऐसी। तो आपको विषुवत रेखा की किस स्थिति में टिका हुआ भारत है? भारत उत्तरी अक्षांश पर और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित देश है। अगर उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम दूरी की हम बात करें तो 300। अगर हम मैप बना ले इस तरह इंडिया का, तो ध्यान रखिएगा मैप का जो उत्तर से दक्षिण, या उत्तर है या दक्षिण है। अगर हम इसके शीर्ष कोने से इसके लास्ट कोने तक जाएँ तो ध्यान रखिएगा इसकी दूरी कितनी है, आपको 3214 किलोमीटर। अगर हम पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम दूरी की बात करें, अर्थात पूर्व का जो ये कोना है, पश्चिम का यह कोना, इसकी दूरी हम बात करें तो यह कितना है, 2933 किलोमीटर। इस सब पीटी फैक्ट पूछा जाता है। इसकी सीमाओं की हम बात करें, लंबाई जो जलीय सीमा है, ज़मीनी सीमा है, आपको 1520 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा अगर हम इंडिया का मैप ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा ऐसे मैप बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना, आप लोग भी कोशिश करते रहिएगा। थोड़ा सा रुकिए 1 सेकेंड, मैं ठीक करता हूँ इसको, मैप को अच्छे से। मैप को क्या करना, इधर से ही देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं इसकी सीमा, जलीय सीमा की, ये कितना है, अप्रोक्स 7000 है ना, 7500 के आसपास। और इसकी सीमा हम करें यहाँ से, देखिए जलीय भूमीय सीमा यहाँ से लेकर, तो यह कितना आपको है, यहाँ पर आंकड़े दिए गए। या जो यह सीमा की बात कर रहा है, जो भूमीय सीमा है और स्थलीय सीमा आपको बताया गया यहाँ पर कि मुख्य जो भूमि है 1520 किलोमीटर है, कौन, जमीनी सीमा। और हम तट रेखा कुल सीमा की बात करें, अंडमान निकोबार को भी जोड़ दे इसमें और लक्षद्वीप को भी जोड़ दे, तो लगभग 7516.6 किलोमीटर आपका तट रेखीय सीमा है, जहाँ पर तट है, जहाँ समुद्री तट है भारत के। इसके अतिरिक्त बात करी जाए कुछ, तो देश में सीमा की बात करें, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा है, चीन के साथ आपको दूसरा है, पाकिस्तान के साथ तीसरे नंबर पर, नेपाल चौथे नंबर पर। इसी तरह सबके साथ हमने सीमा किलोमीटर के तहत आपको आता है। म्यांमार का भी हाल ही में चर्चा करा, 1643 किलोमीटर, बार बार हम लोग बात कर रहे थे उस पर। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको होमवर्क काम क्या करना है, बांग्लादेश के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य जुड़ा है, इसी तरह सभी देशों के साथ राज्य का एक नोट बना लीजिए ताकि एग्जाम में आपको पीटी फैक्ट काम कर सके। चलिए अब अल्नीनो पर हम बात करते हैं। अल्नीनो और लालिनो जो कॉन्सेप्ट है, एक जटिल मौसम क्या है, पैटर्न है, जो विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के समुद्र के तापमान की भिन्नता के कारण घटित होती है। यह लगातार हम लोग पिछले क्लास में, उससे पहले क्लास में बात की है। कौन सी घटना है, विषुवत प्रशांत क्षेत्र में। अगर हम यहाँ पर बात करें उत्तर पूर्वी राज्य और ऑस्ट्रेलिया के तट की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है और इधर अमेरिका का पेरू तट है ना, इसके बीच जो प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ पर घटने वाली आपको यह घटनाक्रम है। अब है ये अल्नीनो दक्षिणी दोलन, जो एलिनो साउथ वेस्टर्न आपको जो चक्र है उसके विपरीत अवस्था को, अगर हम दक्षिणी दोलन की बात करें तो उत्तरी दोलन यह है, दक्षिण दोलन यह होगा। तो इस क्षेत्र में जो प्रभाव डालता उस चक्र के पूर्व मध्य विषुवत प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के कारण वायुमंडल में क्या होता है, मध्य तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यही अल्नीनो और लालिनो की घटनाएं आमतौर पर 9 से 12 महीने की तक चलती है, लेकिन कुछ लंबे समय तक चलने वाली घटनाएं भी वर्षों तक बनी रहती है। यह स्थिति देखने औसतन बात हम करें तो 9 से 12 महीना की ये घटना परिघटना देखने को मिलती है। अल्नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागरों के तट पर होती है। सब घटना आपको देखने को मिलेगी। अगर अल्नीनो दक्षिणी दोलन ENOS घटना को उष्ण अवस्था के तौर पर भी देखते हैं, इसकी यह घटना लालिनो की तुलना में अधिक बार होता है। अल्नीनो है, लालिनो से अधिक बार होगा। ध्यान रखिएगा, लालिनो क्या होता है, समान स्थिति को दर्शाता है या समान से अधिक वर्षा उस दौरान होगा। ये सब बात आप देखिए, अल्नीनो में घटना जो है आमतौर पर 1 वर्ष में अधिक समय तक नहीं रहती। इसके विपरीत लालिनो घटनाएं 1 वर्ष में 3 वर्ष तक बनी रहती है। अल्नीनो का प्रभाव 1 वर्ष कम से कम रहता है। ध्यान रखिए, इसका प्रभाव कितना होगा, 1 वर्ष होगा। और लालिनो का प्रभाव ध्यान रखिएगा, लालिनो का प्रभाव आपको 1 से 3 वर्ष तक हो सकता है।
तो इस घटनाक्रम को देखिएगा। दोनों घटनाएं उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान चरम पर होती है, सर्दियों के दौरान चरम पर देखने को मिलेगी। अगर इसको अल नीनो की केवल बात की जाए तो अल नीनो की घटना सबसे पहले पेरू के मछुआरों के पेरू तट पर सतही असमान गर्म होने की स्थिति को दर्शाता है। अब स्पेनिश भाषा में इसे छोटा लड़का बोलते हैं या छोटी लड़की बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, छोटा लड़का या छोटी लड़की बोला जाता है इसे। अब है कि इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं, अब अल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। 2 से 7 वर्ष के अंतराल के अनियमित रूप से यह होती है। यह घटना दक्षिणी दोलन के तौर पर होती है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर, यह जो अल नीनो अभी और ला नीनो के बीच में मैं अंतर बता रहा था, उसमें भी यह चीज़ें शामिल होगी जो अभी मैंने अंतर के तौर पर शामिल। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, छोटी लड़का या लड़की इसको बोला जाएगा, ये चीज़ें स्पेशल आपको जानकारी रखनी है। अगर हम इसको मैप में देखें तो देखिए ला नीनो और अल नीनो। अल नीनो जब होगा तो देखिए पेरू तट पर ये प्रभाव देखें, ये पेरू तट देख रहे हैं, पेरू तट है यूनाइटेड स्टेट, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका का जो पेरू तट है, यहाँ पर इसका प्रभाव होगा और इस क्षेत्र पर आपको बारिश हो। यहाँ पर आपको शुष्क हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर बारिश कम उस साल होगी, और जस्ट उसका ला नीना अपोजिट होगा तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर आएगा, जिसका प्रभाव आपको भारत के मानसून क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पेरू तट क्या हो, सूखा होगा, ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे हम बात करेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ बातें और भी देख लेंगे। ला नीनो की प्रभाव हम देखते हैं, यह अर्थ क्या होता है, छोटी लड़की होती है। ला नीनो का उसका छोटा लड़का होता है, इसका छोटी लड़की होता है, ध्यान रखिएगा। इसे कभी कभी अल विएजो एंटी अल नीनो या एक शीत घटना भी कहते हैं। अब पूर्व मध्य में विषुवत प्रशांत महासागरीय औसत समुद्री सतही तापमान पर निम्नलिखित तापमान दिखाता है। यह 0.9 फ़ारेनहाइट से अधिक कमी को दर्शाता है। यह सब घटनाक्रम आपको पूर्वी विषुवत रेखा प्रशांत महासागर की घटना है। अलग अलग बात हम करें तो इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी और भी है। ला नीनो की स्थिति क्या लाती है यह भी आपको जानना है। यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत में कर्क रेखा, मकर रेखा, मध्य प्रशांत जो क्षेत्र है समान से ठंडे जल का कारण बनती है। अगर हम पृथ्वी को बांट दें इसे, यह 0 डिग्री विषुवत रेखा है, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री ऊपर, 23 डिग्री ऊपर यह कर्क रेखा है, और यह मकर रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या होता है, मकर रेखा होता है दक्षिणी ध्रुव में। यह उत्तरी गोलार्ध है और यह दक्षिणी गोलार्ध है, यह दक्षिणी ध्रुव हम इसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर बात देखिए, ठंडे जल का कारण बनती है इस क्षेत्रों में। अब है कि ला नीनो के विशेष पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में समान से कम वायु दाब होना है, यह निम्न दाब क्षेत्र के तौर पर बातें की जाती है। कुल मिलाकर बात हम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है ला नीनो। आपको यहाँ प्रश्न, आपको इससे प्रश्न भी 2000 यूपीएससी के 2000 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ला नीनो का प्रभाव से संबंधित प्रश्न 2000 यूपीएससी के 2011 के पीटी फैक्ट में पूछा है, ध्यान रखिए पीटी एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। कम बादल का कारण बनती है, कम वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी तट, उसका जो पश्चिमी तट है संयुक्त राज्य अमेरिका, खाड़ी तट, दक्षिणी अमेरिका के पंपास क्षेत्र समान से अधिक सूखे की स्थिति इस दौरान देखने को मिलती है। ये सब बातें आपको जानकारी रखनी है। चलिए आगे हम बात करें तो देखिए, यह क्वेश्चन आ चुका है आपको, यह यूपीएससी 2017 में और यह भी यूपीएससी एमपीपीसीएस 2017 में। प्रश्न क्या है इसे देखते हैं। जैसे प्रश्न है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार पत्रों में इंडियन ओशन डाइपोल IOD संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्ण पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तनाव के अंतर विशेषित होता है। या IOD की परिघटना जो है, परिघटना मानसून पर अल नीनो असर को प्रभावित कर सकती है। निम्नलिखित में से सही कूट का उत्तर चयन करना है। उत्तर के तौर पर है, उत्तर तौर पर हम बात करें तो केवल 1 है, केवल 2 है, 1 2 दोनों है, न तो 1 न तो 2 है। तो आपको सही उत्तर देना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक मैं आपको आंसर जरूर बताऊंगा। जैसे आपको इसका सही उत्तर क्या होगा, यह परिघटना जो अल नीनो है असर प्रभावित करती IOD की जो परिघटना है मानसून पर। अल नीनो का प्रभाव अभी तो मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब ध्यान रखिएगा इसका कथन कौन सा सही उत्तर है, इसका ऑप्शन सही होगा 1 2 दोनों, ये भी सही है और एक ये भी सही है। तो अर्थात जो आपको ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, सॉरी ये आपको IOD 1 वाला ये गलत होगा। यहाँ पर क्या है, बीच पृष्ठ तनाव की बात करा, अंतर को विशेषित करता है, ये नहीं होता है। बाकी ये सही कथन है और ये कथन गलत होगा, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर हम चले। देखिए यहाँ पर मैंने
क्वेश्चन में यहाँ चेंज कर दिया है, प्रवाह लिख दिया। यहाँ पर लड़की आपको क्वेश्चन था, जब MPPCS यहाँ पूछा था, यहाँ लड़की पूछा है, ध्यान रखिएगा। मैंने प्रवाह आपको डाल दिया ताकि थोड़ा सा आप लोग कुछ सोचने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ऑप्शन में क्या है देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। MPPCS 2017 में प्रश्न पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो लालिना एक छोटी लड़की है या प्रवाह है? लालिना जो है समय समुद्र का ठंडा पानी सतह पर उगता है, ऐसा प्रश्न के तौर पर शामिल था। लालिनो जो है भारतीय मानसून को मजबूत करता है। अल-नीनो के समय व्यापारिक हवाएं कमज़ोर पड़ जाती है, गर्म पानी समुद्र के पूर्व की ओर चला जाता है। तो ध्यान रखिए, क्या यह सही कथन है? ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, या ऑप्शन बी में देखते ABC तीनों सही है, या ऑप्शन बी और सी सही है, ये ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, चित्र में दो चित्र थे, जिसमें अगर लालिनो आएगा, अल-नीनो आएगा तो क्या होगा, पेरू तट पर क्या होगा, पेरू तट पर सभी घटनाएं होगी। तो यहाँ पर व्यापारिक पवनें हैं जो आपको उत्तरी गोलार्ध में चलते हुए कमज़ोर होती हैं, और गर्म जो पानी के समुद्र की पूर्व की ओर चली जाती है, पूर्व की ओर जा रही है, पूर्वी तट इसको मानते हैं। अगर हम लालिनो की बात करें तो लालिनो में क्या होता है, प्रभाव आपको मानसून मजबूत होता है, अभी मैंने जस्ट बताया, ये भी कथन सही है। अब ये ठंडा पानी की सतह को उगाता है, या छोटी लड़की है, छोटी प्रवाह, यह भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। देखिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वही सब बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखिए है ना, लालिनो में जो छोटी लड़की है, पूर्व मध्य निम्न तापमान आपको लेकर आता है, आपको कम से 5 कम मासिक अवधि में 0.9 फ़ारेनहाइट से अधिक कमी को दर्शाता है। ये सब घटनाक्रम आपको मैंने बताया। तो आपको लगातार आपको समझनी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब चलिए बीते वर्ष में अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं। चुनौतियों के बावजूद रिकॉर्ड ऊंचाई पर निर्यात होगा। तो बात हो रही है 2023-24 में देश में कुल निर्यात लगभग कितने होंगे, 776.68 अरब की बात हो रही है, अरब डॉलर की बात हो रही है। निर्यात कहने का मतलब क्या होता है, निर्यात करने मतलब अपनी वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना, और आयात का मतलब क्या होता है, अपने देश में दूसरे देश की वस्तुओं को लाना। भेजना होता है इसका सीधा सा अर्थ, इसको लाना होता है, यही होता है कॉन्सेप्ट। तो हमारे देश में इस वर्ष वस्तुओं को निर्यात किया गया, दूसरे देश में भेजा गया है। क्लियर यहाँ तक है। अब इन वस्तुओं का क्या कहता है, बढ़ोतरी की बात। इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग 23% के आंकड़े प्राप्त किए, ड्रग्स और फार्मा में 9.6% की वृद्धि दर्ज की। इस प्रकार से आंकड़े आपको क्या करने हैं, थोड़ा सा जोड़ लेना है। अब हम बात करेंगे इसके किन वस्तुओं में, आपको ध्यान रखिएगा। बीते वर्ष प्रमुख निर्यात बाजार में अमेरिका था, UAE था, फिर यूरोपियन यूनियन था, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड, चीन, जर्मनी शामिल थे। ये सब आंकड़े आपको याद करने हैं, आंकड़े को शामिल कर लेना, जहाँ ज़रूरत होगा उसके अनुसार उसका आउटपुट आप ले सकते हैं इसका। अब 3.1% गिरावट रही वस्तु के निर्यात का वार्षिक आधार पर। अब यहाँ पर ये सब आंकड़े दिए गए हैं। अब हम वस्तुओं के निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स, इंजीनियरिंग, ड्रग्स, इसकी बात देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें अच्छा प्रदर्शन हुआ तो इसका आंकड़े को रख लेना। 24% में बात करें, वैश्विक बाजार जो व्यापार है गत वर्ष की तुलना में अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये सब आंकड़े हैं जो आपको कहीं ना कहीं काम देगा। अब सब्जी मूल्यों में दाम बढ़ गया तो भाई थोक मूल्य महंगाई कैसे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बात करी जा रही है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बोला गया है कि पिछले महीने थोक महंगाई दर जो 0.5% वृद्धि रही, जो इस वर्ष फरवरी में जो घटना घटी थी 0.2% थी। तो इस प्रकार थोक मूल्य सूचकांक जो है WPI आधारित महंगाई दर अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार 0 से नीचे बनी रहेगी। यह बातें बताई जा रही है। WPI क्या होता है अभी मैं चर्चा करूँगा, वेट कीजिएगा। अब दिसंबर ये सब आंकड़े दिए जा रहे हैं। अब है कि थोक मूल्य सूचकांक क्या है, यहाँ से आपको निकालना। प्रश्न यहाँ से यह बनेगा, यह जरूरी नहीं कि महंगाई दर बढ़ रहा, जरूरी यह है कि इससे प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं। क्या बढ़ते हुए महंगाई दर से प्रश्न पूछे जाते हैं या कॉन्सेप्ट से, ये अभी आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसकी बात करें तो यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा गया है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। चलिए
चलिए, थोक मूल्य सूचकांक क्या है, यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक कहने का अर्थ है कि अन्य व्यवसायों को थोक में बेची गई व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों को परिवर्तन को मापता है थोक मूल्य सूचकांक। इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचकांक या सूचक इसे माना जाता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स को। अब यह सूचकांक प्रमुख आलोचना यह भी है कि आम जनता उत्पादों को थोक मूल्य पर नहीं खरीदती, खुदरा मूल्य पर खरीदती। पर अमूमन हम अगर आंकड़े निकालने हो तो आंकड़े थोक मूल्य पर ही निकालने से ज़्यादा हम आसानी से आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति हम आंकड़े को संग्रह नहीं कर सकते। अब है कि अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष को 2004-05 से बढ़ाकर 2017 में क्या किया गया, इसे आधार वर्ष 2011 माना गया। तो आपको पीटी फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, आपको विभिन्न एग्जामों में ध्यान रखिएगा किस वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को चेंज किया गया, परिवर्तित किया तो 2017 में। आधार वर्ष अब नया क्या, 11-12 का आधार वर्ष। आधार वर्ष कहने का मतलब इस वर्ष 2011-12 में बाजार हमारा जो था स्थिर था, इसलिए इसे आधार वर्ष के तौर पर आपको शामिल, न यहाँ पर नेगेटिव हुआ न पॉजिटिव हुआ आधार वर्ष। इधर आपको माइनस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो सकता है, असंतुलित नहीं था, इसलिए इसे आधार वर्ष के तौर पर माना गया कि ये संतुलित उस वर्ष आपको घटनाएं हुई थी व्यापारिक तौर पर। अब हम बात करें WPI CPI का अंतर क्या होता है, तो WPI उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति का आकलन करता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता स्तर पर कीमतों के स्तर में बदलाव का चर्चा करता है। उपभोक्ता क्या आता है, अगर उत्पादक स्तर पर कितना उत्पादन होलसेल प्राइस किया जा रहा है उसके स्तर पर आंकड़े का अगर संग्रह किया जाए, उसका आंकड़ा निकाला जाता है तो WPI कहेगा। और CPI का अर्थ होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कीमतों में कितना बदलाव हुआ उसके स्तर पर। यह कीमत से जुड़ा हुआ सूचकांक है और यह आपको उत्पादन से जुड़ा हुआ सूचकांक है, कितना उत्पादन किया उसका आकलन किस प्रकार से हुआ, ध्यान रखिएगा। अब दोनों जो है बास्केट अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति के रुझान मूल्य में उतार चढ़ाव को मापते हैं। हालांकि दोनों में सूचकांक भोजन, ईंधन, निर्मित वस्तुओं को अलग अलग भार दिया गया अर्थात भारांश दिया गया, ध्यान रखिएगा, दोनों में समान भारांश नहीं है। अब WPI में सेवाओं की कीमत में परिवर्तन का मापन नहीं किया जाता, जबकि CPI किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखनी है। अब WPI जो है होलसेल प्राइस जो है वो विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व देता है, जो विनिर्मित वस्तु है उसकी अधिक महत्व देगा, जबकि CPI खाद्य पदार्थों को अधिक महत्व देगा। तो आपको यहाँ से PYQ पूछा गया है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। PQI कहाँ से प्रश्न पूछता है, WPI में किस वस्तु को सबसे अधिक महत्व देता है भारांश के तौर पर, तो विनिर्मित वस्तुओं को सबसे ज़्यादा देता है। CPI में हम बात करें तो खाद्य आपको मूल्य खाद्य पदार्थों पर अधिक देता है, क्योंकि खुदरा मूल्य में सबसे ज़्यादा क्या खरीदा जाएगा, खाद्य मूल्य ही खरीदा जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया ना, अगर अधिक लोगों के पास पैसा आता तो क्या करते, सबसे पहले अपने खाद्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते। तो CPI में सबसे पहले खाद्य प्रभावित, तो उसके मूल्य में वृद्धि या कमी आपको देखने को मिलेगी, इसके लिए इसका भारांश निकालना आवश्यकता। WPI के आधार वर्ष 11-12 जबकि CPI का आधार वर्ष 2012 है। तो आपको यहाँ PT फैक्ट याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना। WPI की बात करें तो 11-12 और CPI का 2012, तो ये सब आंकड़े याद रखना है। अब हम भारांश की बात करें, 100% भारांश हम बात करें, 100% भारांश सभी वस्तुओं के प्रमुख में सामग्री की बात करें और हम WPI की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें WPI का भारांश बात करें क्योंकि WPI चर्चा में है इसलिए। CPI आएगा उस दिन CPI की हम चर्चा करें। विनिर्मित उत्पाद, देखिए अभी मैं यही बोल रहा था 64% आपको भारांश देता है, सबसे ज़्यादा मूल्य देता है। उसके बाद खाद्य सूचकांक 24% भारांश इसका होता है और प्राथमिक सामग्री की बात करें 22.6% और ईंधन शक्ति का भारांश कितना है 13.2%। अगर विनिर्मित में वस्तुओं की हम बात करें तो ध्यान रखिए खाद्य उत्पादन जैसे सब्जी, पशु तेल, वर्षा शामिल करता है, पेय पदार्थ, तंबाकू उत्पाद, परिधान, फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन, वनस्पति उत्पाद, अन्न, गैरीय धात्विक खनिज आपको विनिर्मित उत्पाद में आते हैं, जो WPI के तहत सूचकांक भारांश के तौर पर 64.2 आपको माना जाता है प्रतिशत के तौर पर। खाद्य सूचकांक में बात करें, खाद्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुएं समूह, खाद्य पदार्थ के निर्मित उत्पादन समूह, खाद्य उत्पादक शामिल किए जाते हैं। अगर प्राथमिक सामग्री की बात करें तो खाद्य सामग्री जैसे अनाज, धान, गेहूँ, दालें, सब्जियां, आलू, प्याज, दूध, दही, दूध, इस प्रकार से अंडे, मांस, मछली आपको शामिल किए थे खाद्य सामग्री में। गैर खाद्य सामग्री में तिलहन आपको इसमें शामिल किया। खनिज पदार्थ, कच्चा पेट्रोलियम आपको प्राथमिक सामग्री में, जिसका भारांश आपको कितना है 22.6%। इसको आपको ध्यान रखना है।
तो इसको लेकर आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी है, तो आपको ज़रूर होनी चाहिए। अब है ईंधन के शक्ति, एलपीजी, पेट्रोलियम स्पीड आपको इसमें आता है, तो भारांश भी एक बार देख लेना। चलिए पीवाईक्यू देख लेते हैं। इससे पीवाईक्यू क्या पूछा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के समय मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। एक विस्तारित नीतियाँ से, एक राजकोषीय प्रोत्साहन से, मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी से, उच्च क्रय शक्ति बढ़ती बाजार दर से, या नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको दिया गया। डी में 1 2 3 4 5 सब सही है, केवल 1 2 3 5 सही, इसमें 4 गायब है। इसमें 2 3 4 और 5 इसमें 1 2 गायब है। तो कहने का मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर 1 2 4 होगा। अर्थात इसका उत्तर क्या कह सकते हैं केवल 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। यह आपको नहीं होगा। मुद्रास्फीति मजदूरी आपको यहाँ पर रेट नहीं जोड़ा जाता है ना। आपको ये सब चीज़ें मैंने अभी बताया नहीं, सब चीज़ें बढ़ती ब्याज दर ये सब शामिल किया जा सकता है। दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं, तो देखिए यह यूपीएससी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे खाद्य वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई है, भारांश वेटेज उसके थोक मूल्य सूचकांक वीपीआई दिए गए भार से अधिक होता है। क्या यह कथन सही है या गलत है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ा जा सकता है जैसा कि सीपीआई करता है। क्या यह कथन सही है। मूल्यों की बात होती है। भारतीय रिजर्व बैंक अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान तथा प्रमुख नीतिगत दरों का निर्धारण डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। क्या यह कथन सही है। तो इसके उत्तर के ऑप्शन के तौर पर देखते 1 2 के ऑप्शन सी केवल 3 और डी में 1 2 3। तो क्या इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 1 और 2। यह सही। अभी मैंने मूल्य के बारे में चर्चा किया था, मूल्यों में वृद्धि होता है तो बात होती है यहाँ पर भारांश अधिक होता है, मैंने अभी बात किया। और यह डब्ल्यूपीआई नहीं होता, सीपीआई होता है जो अपना लिया है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूपीआई होल प्राइस के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया। इस तरीके से आप लोग को देख रहे हैं, यह यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये सब टॉपिक से प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये इस प्रकार का जो लाया गया है नया एक्सपेरिमेंट किया गया वो आप लोग के लिए सही है या नहीं है, ताकि आप लोग को विश्वास हो सके जो मैं आप लोग को लगातार पढ़ा रहा हूँ ना वो सही दिशा में पढ़ा रहा हूँ। हाँ हो सकता है, देखिए कंटेंट ज़्यादा अधिक हो जाते हो जिसको मैनेज करने में इशू होता है, मैं भी समझता हूँ। लगातार मैं बात करता हूँ तो आप बोर हो जाते हो, मैं भी ये समझता हूँ। पर देखिए मैं चाहता हूँ कि आपको 30 मिनट 45 मिनट अगर बातें कर रहा हूँ कौन टॉपिक पर तो केवल बातें करूँ, नहीं तो इतना स्पीड पढ़ाने का, इतना स्पीड कवर करने के बाद 45 मिनट लग जा रहा है। थोड़ा सा इधर उधर की मैं बात कर दूं तो ये 1 से 1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो यह कहीं उबाऊ हो जाएगा, बेहतर नहीं होगा। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट पर चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि मैं और भी बेहतर चीज़ें डिलीवर कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 सर्वाधिक स्कोर बना है, दूसरा सर्वाधिक स्कोर कल ही बना है सनराइजर हैदराबाद ने। RBC जो T20 आपको चल रहा है IPL उसमें बेंगलुरु में 24 में क्या है 287 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, जो दूसरा सर्वोच्च स्कोर माना जा रहा है। उससे पहले 314 का स्कोर नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ झांगझू चीन में आपको 2023 में ये बनाया है। तो आप इससे पहले इसी IPL में 277 रन का सनराइज हैदराबाद ने क्या किया, मुंबई के खिलाफ आपको क्या किया, हैदराबाद में यह स्कोर बनाया था जो IPL का सबसे बड़ा स्कोर हुआ करता था। अब है कि 287 पर 3 विकेट का जो स्कोर है सबसे ज़्यादा सनराइज हैदराबाद का ही बनाया गया। यह अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। IPL में सबसे तेज शतक किसने बनाया, 30 बॉल पर क्रिस गेल बनाया है। पुणे वॉरियर्स के थे बनाम पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाए थे बेंगलुरु में 2013 में। यूसुफ पठान 37 गेंद में बनाए, मुंबई में आपको बनाया 38 गेंद। डेविड मिलर RCB मोहाली 2013 में। डेविड हेड कल ही बनाए, इनके द्वारा 39 गेंद में सबसे तेज शतक बनाया गया। तो यह भी आपको PT फैक्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी PT फैक्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा PT फैक्ट बना के रखनी है। अगले प्रश्न पर नाम के पहचान जो है पहचाना जाना, पहचान के अधिकार का मूल अधिकार है। अब यह क्यों मूल अधिकार है, देखिए इस प्रकार के अधिकार देने से क्या होता है, लाभ क्या होगा, अधिकार देने से लाभ क्या होगा, जो इस प्रकार के लाभ देखने दो प्रक्रियाओं के तहत समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार के अधिकार जो दिए जाते आधुनिक मानवाधिकार प्लस आधुनिक मौलिक अधिकार माना जाता है। मौलिक अधिकार के तौर पर इसे क्या किया जाता है,
वर्गीकृत किया जाए, जिससे क्या होगा, लोक शासन या प्रशासन की हम बात करें तो उसमें क्या आती है, जवाबदेही आती है, उत्तरदायी आती है, उत्तरदायित्व तो बढ़ता है, और क्या होता है, कार्यशैली है ना परिवर्तित होती है, कि इससे क्या होगा, हम परंपरागत जो हमारा, तो एक सेकंड रुक जाइए, पेन थोड़ा इशू हो गया है, परंपरागत जो है अधिकार है उससे कहीं आगे बढ़कर हमको लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को स्थापित करना है। यही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार की चीज़ें आती हैं तो इस प्रकार के अधिकार देने का मूल मकसद न्यायालय के द्वारा यही होता है कि जो परिभाषित नहीं हुआ है मूल संविधान में जो परिभाषित नहीं है, अधिकारों के संदर्भ में हम बात करें, जो 12 से 36 तक आप सारे अधिकार पढ़ते हैं ना, उन सारे अधिकारों में जिसमें आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर रीट संबंधी अधिकार आपको दिए गए हैं, उसमें जो वर्णित, उससे बाहर जो वर्णित है, जो नई परिभाषा के तौर पर नए घटनाक्रम के आधार पर जन्म ले रहे हैं, उसको इसके तहत शामिल करना, ताकि शासन प्रशासन को उसके प्रति जवाबदेही, उत्तरदायी का भाव बने रहा और कार्यशैली जो है इसकी शासन प्रशासन का, उसमें परिवर्तन आए। यही मूल मकसद होता है। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, कभी क्या कारण है कि मूल अधिकार के आधार पर सूचना आपको उपलब्ध कराई जाती है न्यायालय के द्वारा, कि हमारा जो नाम का पहचान है, पहचाना जाना, या पहचान का अधिकार मूल अधिकार है या मूल आधार है। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट अभी आपको हाल ही में जैव विविधता को लेकर बात हुई, जलवायु परिवर्तन को लेकर बात हुई थी कि आर्टिकल 21 में शामिल किया गया मूल अधिकार के तौर पर, अगर जैव विविधता का क्षति पहुँच रही है, हमारा जीवन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है उससे, तो हमें अधिकार है पीआईएल करने का, हमें न्यायालय के पास उसको मुद्दे को उठाने के लिए। तो यह अधिकार दिए जा रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए लास्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, इसमें बात की गई है कि आरबीआई की पूर्व गवर्नर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बनने के बाद भी हमारा भारत जो है गरीब देश बना रहेगा। सुब्बा राव जी की एक पुस्तक आई, विमोचन कार्यक्रम, उनके द्वारा ये बातें बोली जा रही थी। सऊदी अरब का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि अमीर देश बनने का मतलब विकसित राष्ट्र बनना नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कई मौक़ों पर कहा कि अगर वह सत्ता में वापस आते तो भारत उनके तीसरे कार्यकाल तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन गरीब का कॉन्सेप्ट है कि गरीब देश की धारणा है वो क्या परिवर्तित होगी, उन्होंने यह बातें बोली है। तो क्या यह दोनों साथ में चल रही है, अलग अलग है? विकसित राष्ट्र क्या गरीब राष्ट्र रह सकता है, यह एक कॉन्सेप्ट है, रह सकता है, या विकसित राष्ट्र विकसित होता है, यह समझने का प्रयास कि विकसित रह सकता है, यह कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो दोनों धारणा को समझने का प्रयास यहाँ पर उन्होंने संदर्भ बताया, सऊदी अरब का उदाहरण दिए, देश अमीर बनने का मतलब विकसित राष्ट्र नहीं है। आरबीआई पूर्व गवर्नर जो बयान इनके कई तर्कों में बात कर रहे, भारत उनके तीसरे कार्यकाल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन जाएगा। उन्होंने कई अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि देश अमेरिका चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मेरे विचार से यह संभव है, अर्थात सुब्बा राव जी का विचार यह है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, लेकिन यह कोई उत्सव मनाने की बात नहीं है। क्यों? हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, क्योंकि हम 1.40 अरब लोग हैं। इसमें लोग उत्पादन का एक कारक है। हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था है क्योंकि हमारे पास लोग हैं, लेकिन हम अभी भी एक गरीब राष्ट्र के तौर पर हैं। तभी तो आप देखते होंगे अभी भी मैनिफेस्टो में 5 वर्ष लगातार हम बात कर रहे हैं क्या, गरीब कल्याण योजना का, गरीब अन्न कल्याण योजना की बात हो रही है। हम 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष देंगे, तो इसका मतलब अगले 5 वर्ष तक हम और भी इसको विकसित होने की कगार पर तो होंगे, साथ साथ संख्या भी वृद्धि होगी, किसकी, गरीबों की, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर भारत अब दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसकी अर्थव्यवस्था 4,000 अरब डॉलर है, 4 ट्रिलियन के आसपास है। उन्होंने कहा भारत 2600 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आए। मैंने हाल ही में आंकड़े आपको दिए हैं, जहाँ पर 1.5 लाख से अधिक आपको प्रति व्यक्ति आय है किसी देश का, पर 1.5 लाख, कितना, 1.5 लाख
1.5 लाख डॉलर प्रति व्यक्ति आय किसी देश का, वहीं भारत का प्रति व्यक्ति डॉलर कितना है, मात्र 2600। तो विकसित राष्ट्र की धारणा में प्रति व्यक्ति आय जब तक वृद्धि नहीं होगी तो वो राष्ट्र कभी भी इस दंश से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का अर्थ है कि उसके हाथों में पैसे हैं, जनता के हाथों में पैसा है। तो जनता के हाथों में पैसा जब तक नहीं आएगा, जब तक वो अमीर नहीं बन पाएगा। विकसित होना अलग कॉन्सेप्ट है। विकसित होने का मतलब है कि हम बेहतर अवसंरचना निर्माण कर रहे हैं, अवसर सृजित कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी में हम बेहतर हैं, ये सब है। पर धरातल पर आम जनता के हाथों में कितना पैसा है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी, यह इम्पॉर्टेंट है उस देश की इकोनॉमी को समझने का, ठीक ना, कि अमीर देश बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। विकसित राष्ट्र तो जरूर बन सकता है अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम सबसे बड़े लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर। अब है कि इस मामले में भारत 139वें स्थान पर, ब्रिक्स देशों में, G20 देशों में सबसे गरीब देश के तौर पर भारत गिना जाता है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम आगे बढ़ने का एजेंडा बिल्कुल साफ रखने का प्रयास करेंगे, यह बातें होंगी, इसलिए आंकड़ों का खेल समझने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग PT फैक्ट में कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने हाल ही में एक लिस्ट आप लोगों को 2 फरवरी को दिया था, याद है, 2 फरवरी अंतरिम बजट आया था, प्रति व्यक्ति आय की सूची, किस देश का सर्वाधिक आय है, टॉप 5 देशों का नाम आप लोग बताइएगा। चलिए, इसी के साथ आज का न्यूज एनालिसिस समाप्त। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है। यह MCQ सीरीज आप लोगों को चल रहा है, आप लोग लगातार दीजिएगा टेस्ट, आप लोगों को इस पर वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। 27 तक आप लोगों को दिया गया है सारा टॉपिक, कब कब एग्ज़ाम होगा, किस प्रकार से वीडियो एनालिसिस आप लोगों को कराया जाएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए ये ऐप पर जाइएगा। ऐप पर आपको इस नाम से आपको एक पैकेज बना हुआ, मात्र 199 रुपये का पेड करना आप लोगों को, इससे सस्ता कुछ नहीं होता। अगर फिर भी 199 पेड नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फ्री में वीडियो देखिएगा, आप लोग को वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी, पर आप लोग को प्राप्त जरूर हो जाएगी। चलिए, कुछ लिंक दिए रहते हैं, इस लिंक का थोड़ा यूज़ कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ आपको डायरेक्ट जो भी पैकेज चल रहा है उसके तक डायरेक्ट पहुंचने के लिंक दिए रहते हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। फिर कल हम लोग मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा तो इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए गूगल स्कैनर से, और इसे गूगल स्कैनर से स्कैन कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। कल से MCQ सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी लोग कल से एक्टिव हो जाएंगे। चलिए, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktis.in, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।